हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब इसके बैन लगाने के पीछे क्या रीजंस हैं, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है पाम ऑयल इंडोनेशिया से और बाकी किस कंट्रीज से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, अब इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से इंडिया इस प्रॉब्लम से डील करेगा और साथ ही हम जानेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो इंडिया ने बनाया है। इंडिया का मिशन है पाम ऑयल के लिए। इस मिशन में क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इसका टारगेट क्या है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पाम ऑयल क्या होता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, प्रोसेस क्या है, ये सब भी इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं होता, आपको बस एक रेड बटन पे क्लिक करना होता है, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर रखा है तो, जिससे आप टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। और अगर आप टाइम टू टाइम वीडियोस को देख पाएंगे तो फिर आप टाइम टू टाइम अपनी स्टडी कर पाएंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं हर तरह का करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत सारी न्यूज आती है दिन भर में, लेकिन हम सब कवर नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक कंटेंट है वो हम कवर करते हैं। तो आप टाइम टू टाइम अगर इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको इजीली सारी चीजें आपके माइंड में बैठती रहेंगी। अगर आप एक दिन के लिए बैठे रहेंगे कि एग्जाम आएगा तब 2 मंथ पहले पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। बेसिकली क्या है न्यूज इस बारे में कि इंडोनेशिया ने अपना पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने बैन किया है ऑफ ऑल कमोडिटी एंड इट्स रॉ मटेरियल, और ये कब से इफेक्टिव है, इन्होंने लास्ट वीक अनाउंस किया था और 28 अप्रैल से ये इफेक्टिव है। ठीक है, क्यों किया गया है, यहाँ पे इंडोनेशिया में शॉर्टेज हो गई है कुकिंग ऑयल की। ठीक है, डोमेस्टिक शॉर्टेज हो गई है, और जब अपने ही देश में कमी पड़ रही है तो हम बाकी देशों को क्या बेचें। तो इसी शॉर्टेज को रिड्यूस करने के लिए इंडोनेशिया ने इस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। खुद के ही देश में कमी हो गई है। ठीक है, इंडोनेशिया ने क्लैरिफाई किया बाद में कि ये जो एक्सपोर्ट बैन उन्होंने अनाउंस किया है ये क्रूड पाम ऑयल पर नहीं है, ये कवर करेगा रिफाइंड, ब्लीच्ड, डीऑड्राइज्ड पाम जो ऑयल जो है उनको कवर करेगा। बेसिकली जो क्रूड पाम ऑयल होता है जो हम पाम ट्री से पाम निकालते हैं, उसके बाद फिर उसको फ्रेश वेश करके उसकी जो भी क्लीन करके बेसिकली तो इस तरह से रिफाइन किया जाता है। प्रोसेसेस होती हैं, इसकी ब्लीच्ड प्रोसेस होती है, बेसिकली क्लीन करते हैं, इसमें एसिड वगैरह से आप उसको क्लीन कर लेते हो, यहाँ ब्लीच प्रोसेस होती है। तो इस तरह से जिससे उसकी सारी अशुद्धियां या स्मेल वगैरह वो सब खत्म हो जाती हैं, फ्रेग्रेंस वगैरह आती है, तो वो सब चीजों के लिए जिससे आपके खाने लायक हो पाता है, सारी अशुद्धियां वगैरह हटा के। ठीक है, इस तरह से करके इस बनाया जाता है। ठीक है, पाम ऑयल। लेकिन जो क्रूड पाम ऑयल है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरह के रिफाइंड, ब्लीच, डीऑड्राइज्ड पाम ऑयल के लिए यहाँ पे बैन लगाया गया। बाद में फिर उन्होंने वाइडन कर दिया इसका एक्सपोर्ट को, जिसमें क्रूड पाम ऑयल भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो अब ये जो इन्होंने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है ये क्यों अनाउंस किया गया, तो एक तो शॉर्टेज की वजह से, तो सीवियर शॉर्टेज हो गई है। दूसरी चीज है कि एडिबल ऑयल जो है उसके जो खाद्य ऑयल है उसका काफी ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। ये प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और उस वजह से ह्यूज सप्लाई डेफिसिट हो गया है। ठीक है, सप्लाई वहां से बंद हो गया है, रशिया पे बहुत सारे वैन वगैरह लग गए हैं। ठीक है, तो रशिया से भी कम हो गया है। इसके अलावा यूक्रेन वहां पे वॉर चल रहा है तो वहां से सप्लाई होती नहीं है, तो कुकिंग ऑयल सप्लाई जो है वो काफी कम हो गई, और इस वजह से जो एडिबल ऑयल है उनकी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इनमें जो इंडोनेशिया है ना वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और बिगेस्ट कंज्यूमर है पाम ऑयल का। ठीक है, तो मतलब इनके यहाँ पे पाम ऑयल काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और ये बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, इनके यहाँ प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और कंज्यूमर है उसने अपने यहाँ से पाम ऑयल एक्सपोर्ट करना ही बैन कर दिया है। ठीक है, जब तक इनके यहाँ की जो शॉर्टेज है वो खत्म नहीं हो जाती। ओके, तो एक तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, दूसरी चीज क्या है इसका यहाँ पे ये जो सप्लाई डेफिसिट हो गया है। ठीक है, कुकिंग ऑयल
सप्लाई, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, पाम ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं, सोया ऑयल्स के प्राइजेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट बैन और इंक्रीज इन मलेशियन टैक्स, ठीक है, जो मलेशिया में टैक्सेस वगैरह इंक्रीज हो गए हैं और एक्सपोर्ट बैन हो गया है, इस वजह से प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब कि इंडोनेशिया ने तो एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, मलेशिया ने टैक्स वगैरह बढ़ा दिए हैं, जैसे कि प्राइस वगैरह बढ़ गई है। तो अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी सामने आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्राइस हो गए हैं ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि यहाँ से भी ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है और इसके अलावा जो और जगह है वहां से भी सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि इंडिया पे इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो बिगेस्ट इम्पोर्टर है पाम ऑयल का। इंडिया पाम ऑयल का बिगेस्ट इम्पोर्टर है। हम हर चीज को जो पढ़ते हैं ना तो हमें यही दिक्कत आती है, हमारी इतनी बड़ा देश है, उसमें हम खाने के इतने शौकीन हैं, ऑयल खूब भर भर के डालते हैं और बाकी चीजों में भी यूज किया जाता है। तो इंडिया बिगेस्ट इम्पोर्टर है पाम ऑयल का, और ये इसके लिए पाम ऑयल के लिए रिलाय करता है इंडोनेशिया और मलेशिया पर। अब इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ही कंट्रीज पर रिलाय करता है, और इंडोनेशिया ने तो बैन ही कर दिया, मलेशिया ने टैक्स वगैरह बढ़ा दिए, तो इस वजह से हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हर साल ये 13.5 मिलियन टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। एडिबल ऑयल जो खाद्य जो तेल होता है वो इंपोर्ट करता है, उसमें से 8 to 8.5 मिलियन टन जो है वो पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल कितना होता है, 8 to 8.5 मिलियन टन पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब लगभग 63% हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब टोटल हम जितना एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 63% हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और नियरली 4 मिलियन टन, मतलब 45 मिलियन, इसमें से नियरली 4 मिलियन टन अप्रोक्स अगर हम बात करें 8.5 में से, तो करीब 45%, अगर आप एग्जैक्ट देखो तो 45% के आसपास हम इंडोनेशिया से करते हैं, और बाकी का जो है हम मलेशिया से करते हैं। हम 2 कंट्री से करते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया, साउथ ईस्ट में है तो हमारे लिए इजी भी पड़ता है। तो देखिए इंडोनेशिया मलेशिया से हम करते हैं, और उनमें से इंडोनेशिया से हम 4 मिलियन टन करते हैं, जो कि अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, ठीक है। तो काफी ज्यादा कमी हो जाएगी हमारे यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, देखिए आपको लग रहा होगा कि सिर्फ फूड, अब खाना बनाने में आप ऑयल का यूज करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है। पाम ऑयल और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत सारी चीजों में यूज किए जाते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स में किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में किए जाते हैं, बायोफ्यूल्स में किए जाते हैं, जैसे कि ये जो डव वगैरह, ये कॉस्मेटिक्स वगैरह है, इनमें किए जाते हैं। इसके अलावा आप जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में करते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट्स जैसे वैनिश वगैरह हो गए, और भी जो भी सारे डिटर्जेंट्स वगैरह हैं उन सब में करते हैं, बिस्किट्स वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से शैम्पू हो गए, सोप हो गए, नूडल्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, इन सभी में यूज किया जाता है पाम ऑयल को। तो अब क्या है कि यहाँ पे अगर ये पाम ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाएगा तो वो सब लोग जो डेली कंजम्पशन गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि सोप को, और इसके अलावा आपका जो भी चीजें हैं, जैसे कि हमारा ये डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए, बिस्किट्स वगैरह हो गए, सभी चीजें, इन सभी को जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं उनके लिए एक तो कमी हो जाएगी, तो उनको अपनी क्वांटिटी वगैरह भी कम करनी पड़ेगी, और इसकी प्राइजेस भी हाई हो गए। अगर हम दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तो प्राइजेस हमें काफी हाई मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सार्क वाला सीन भी नहीं चल रहा है ना, तो साउथ एशियन नेशन से हम खरीद लेते हैं तो हमारे लिए इजी पड़ता है। अब हम बाकी कंट्रीज से खरीदेंगे या फिर टैक्स ज्यादा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पाम ऑयल प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन सब की लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, तो फाइनली आपके लिए जो मटेरियल आएगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। या तो इसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे या फिर इसी कॉस्ट में क्वांटिटी कम कर देंगे, तो दोनों ही चीजें दिक्कत है। तो इंडस्ट्रीज के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको इसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, या फिर क्या होगा, इनको उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हम क्वांटिटी तो देखते नहीं किसी भी चीज की, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया तो टूथपेस्ट की क्वांटिटी हम नहीं देखते, या वैनिश हो गया, इन सबकी क्वांटिटी नहीं देखते, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 kg का है तो हम देखेंगे, देखो 1 kg का कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस हम देखेंगे, फिर प्राइस में डिफरेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर टूथपेस्ट वगैरह है तो उसकी थोड़ी सी आप प्राइस का मत करो डिफरेंस, बाकी आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी कम कर दोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप वो चीज महंगी हो गई, ठीक है। देखा जाए तो वो उसकी क्वांटिटी कम कर दी तो आपने उसी पैसे में कम चीज मिल रही है, तो या तो वो क्वांटिटी कम करेंगे या फिर वो प्राइस हाई करेंगे, 2 ही ऑप्शन है उनके पास।
ओके, तो ये सबके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, बेसिकली इन्फ्लेशन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया में वैसे ही इन्फ्लेशन काफी ज्यादा चल रहा है। ये जो चैलेंजेस है, नॉट जस्ट फॉर फूड कंपनीज, इसके अलावा जो एफएमसीजी क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह, ये जो कंपनीज हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जैसे नेस्ले वगैरह हो गया, ब्रिटानिया वगैरह हो गया। ये सभी के सभी जो है, मतलब बिस्किट कंपनीज वगैरह हो गई, ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं, वो सभी जो कंपनीज हैं उन सभी के लिए प्राइस ज्यादा होगी। प्राइस ज्यादा होगी तो फिर वो क्या करेंगे, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, शॉप मैन्युफैक्चर जो है, इसके अलावा पर्सनल केयर मैन्युफैक्चर, क्रीम वगैरह जो बनाते हैं, सोप वगैरह बनाते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस राइज करने का ऑप्शन बचेगा, या फिर वो क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम जो है उसको अफेक्ट करेगा, बेसिकली उसकी क्वांटिटी कम कर दें या फिर उसकी प्राइस बढ़ा दें, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आने वाला है, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से इम्पैक्ट करेगा इंडिया को। अब इंडिया ने अपना एक नया मिशन भी बनाया था। ये मिशन क्या था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, मतलब पाम ऑयल पर ये मिशन है, ठीक है। इसमें इंडिया ने जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था मिशन, इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये 11,000 करोड़ का, ठीक है, 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 साल के लिए। इसमें क्या है उनका, बेसिकली जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइजेस हैं उसको, मतलब ऑयल प्राइजेस को कम करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो प्राइजेस ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेंसिव पाम ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसकी प्राइस ज्यादा है, और उसकी प्राइस ज्यादा है जिस वजह से हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा हो जाएगी। डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से बाकी सब चीजों की भी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, जिन जिन चीजों में आप इनको यूज कर रहे हो उन सब की प्राइस बढ़ जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे ही एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो हम सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रहे हैं इन एडिबल ऑयल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन राइज करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली रेज करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पे इसकी फिर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो फिर हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और उसकी प्राइसेस ज्यादा बढ़ने से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है तो हम तो फायदा ही होगा ना, कि हम अपने यहाँ पे इंपोर्ट करने की जगह अपने यहाँ से एक्सपोर्ट ही करने लगे, क्या पता कल को, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीजें, कुछ कुछ तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। सोयाबीन वगैरह से, मूंगफली वगैरह से जो बनता है वो हमारे यहाँ काफी प्रोड्यूस होता है, ओके। तो ये है बेसिकली पाम ऑयल का प्रोडक्शन हम राइज करना चाहते हैं, और इसके अलावा बाय 3x to 1.1 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2025-2026, मतलब कि 2025-26 तक हम 3 गुना उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये हम चाहते हैं। इसके सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इतना सारा इन्होंने पैसा ये देने वाली है, तो उसमें ये क्या करेंगे, पहले तो प्लांटिंग करनी है, मतलब कि प्लांटिंग मटेरियल आप लेके आओ, फिर उसके बाद उसको लगाओ। 4 साल के टाइम में वो पूरा पौधा बड़ा होता है, बड़ा होगा तब तक उसके लिए जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, जो भी स्टैब्लिशमेंट ऑफ सीड गार्डन्स वगैरह, मतलब गार्डन वगैरह बनाना है, सीड्स वगैरह को पूरा 4 साल तक उसको प्रिजर्व करके रखना, मतलब अच्छे से रखना है कि वो फसल अच्छे से उग जाए, ठीक है। नर्सरीज वगैरह हो गई, इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन वगैरह, इन सब के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, इन सब के लिए मदद प्रोवाइड करनी है। लोगों को नॉलेज भी देनी है, जिनको आइडिया नहीं है, तो अगर आप नई फसल लेके आ रहे हो तो फिर उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके लिए पानी चाहिए तो बोरवेल लगाओ, पंप सेट लगाओ, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये सब करो, ठीक है। फिर वो जो कंपोस्ट यूनिट वगैरह तैयार की जाती है वो करो, जिससे कि उनको खाद वगैरह अच्छे से मिले। सोलर पंप वगैरह, हार्वेस्टिंग टूल्स लेके आओ, इसको हार्वेस्ट करने के लिए, फसल को काटने के लिए आपको टूल्स चाहिए होंगे, वो सब, ठीक है। और ये सब कुछ हार्वेस्टर ग्रुप्स वगैरह, ये सब चीजें करनी है। इसके अलावा फार्मर्स वगैरह को ट्रेनिंग देनी है, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि इसकी फसल अच्छे से वो चेक कर पाए और वो फार्मर्स को सिखा पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीजें, जैसे कि आप देखते हो कि सोयाबीन, गेहूं वगैरह के इनके लिए पूरा टेस्ट होता है, गेहूं वगैरह, वो आप सोयाबीन या गेहूं वो टेस्टेड वाला जो आप यूज करते हैं उसकी फसल ज्यादा अच्छे से होती है, या वो उसमें बताया जाता है, वो लोग इंस्पेक्शन करने आते हैं कि कितनी फसल कैसे चल रही है, जो हमने दिया था उस हिसाब से चल रही है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हो सकता है, वो सब चीजें यहाँ पे भी हो जाएंगी, ठीक है। और रीप्लांटिंग ऑफ
ओल्ड ऑयल पाम गार्डन्स। तो इन सब के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब पूरा का पूरा जब से आपने सीड को प्लांट किया उससे लेके हार्वेस्ट वगैरह करने तक, और उसके बाद फिर आगे भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी, जैसे कि इसकी पूरी प्रोसेस होती है पाम ऑयल। अब जो पाम का फ्रूट है वो आपका पेड़ों में से निकाल लिया, निकालने के बाद फिर उसको क्लीन करते हैं, तो स्टरलाइजर से क्लीन वगैरह करते हैं, फिर थ्रेशर से निकालते हैं, फिर डाइजेस्टर से करते हैं, फिर उसके बाद जो पाम ऑयल प्रेशर होता है तो उस सब से फिर ये ऑयल निकालने की प्रोसेस होती है। इन सब में बहुत सारी प्रोसेस होती है, क्लैरिफिकेशन वगैरह, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पहले कि क्रूड ऑयल बेसिकली ये पूरी की पूरी प्रोसेस से आता है, जिसमें आप एसिड वगैरह से भी उसको वैनिश करते हो, मतलब उसको पूरी उसकी जो भी यहाँ पे स्टरलाइजर जो होता है उसमें आप जितनी भी इसमें अशुद्धियां हैं जितना भी है वो सब हटा देते हो, फिर उसके बाद डाइजेस्टर से तो प्योरीफाई करते हो आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह कर लोगे, फिर इस तरह से पाम ऑयल बनता है और इसकी कई सारी वैरायटी हो जाती है। तो फिर उसके बाद पाम ऑयल पूरा बनने के बाद फिर सप्लाई होता है, ठीक है। तो काफी सारी प्रोसेस होती है इसकी पाम ऑयल की, ठीक है। तो जो पाम ऑयल होता है प्रोसेस्ड एंड शिप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि फ्लैशी रेड फ्रूट जो पाम ऑयल होता है वो ट्री से निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको क्रश करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्रूड पाम ऑयल। जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई वो सब इसमें हो जाती है, ठीक है। क्रश किया आपने, प्रोड्यूस कर लिया क्रूड पाम ऑयल, तो ये सारी स्टरलाइजर वगैरह ये सारी की सारी प्रोसेस जिसमें आपने धुलना, उसको सही करना, उसमें से जो भी चीजें उसको हटाना, जो भी जैसे कि हैवी मेटल्स वगैरह जो भी उसमें कुछ भी होता है वो सब चीजें हटा देते हैं, उसकी स्मेल जो है वो हटा देते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। तो ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, इसके अलावा रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, तो रिफाइंड, ब्लीच्ड, डिओड्राइज्ड, ये सब इम्प्योरिटीज वगैरह हटा के ये कर देते हैं, ठीक है। रिफाइन वगैरह में जनरली या तो आप ऐसे ही उसको कर देते हैं या एसिड वगैरह से उसको साफ करते हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस के बाद ये पाम ऑयल बनता है, फिर ये आपको कुकिंग ऑयल में यूज होता है, इसके अलावा और भी बायोडीजल सोप्स वगैरह इनमें यूज होता है, ठीक है। तो पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है जो मोस्ट वाइडली यूज होता है कुकिंग ऑयल में। इसके अलावा नॉन एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, जो ना खाने वाले वो मतलब इसमें से जो भी आपने हटाया है जो ठीक नहीं है तो वो सब हटा दिया जाता है और इनको आपका बायोडीजल सोप वगैरह में यूज किया जाता है। मतलब अच्छी क्वालिटी का आप खा लोगे और थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी का आप इन सब चीजों में यूज कर लोगे। ओके, तो बेसिकली ये हमने पाम ऑयल के बारे में पढ़ा, किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा इंडिया पर इसका एक्सपोर्ट अगर बैन हो जाता है तो ये सारी चीजें डिस्कस की यहाँ पे। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दे अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है। और इसके अलावा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।